हेलो स्टूडेंट, तो आगे आपका सेकंड शिफ्ट का भी पेपर, ठीक है। इसको भी आज डिस्कस कर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन वन बाय वन देखो। जैसे कि आपको बता रहा हूँ, पहला वाला पेपर भी अपना इसी तरह था। उसमें कुछ क्वेश्चन टफ थे, इसमें मोस्टली क्वेश्चन सिंपल है। मतलब कि इसमें इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें पिछले वाले में कुछ थे, चार पांच क्वेश्चन, पाँच छः क्वेश्चन मान सकते हो आप, ठीक है। तो अपने मॉड्यूल से या अपने जो किया है उसी से सब कुछ आया है, उसके बाद से कुछ भी नहीं आया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है मेरे को जो अपने ऐसा लग रहा है कि यार अनएक्सपेक्टेड है, कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था या समथिंग लाइक दैट। सारे के सारे वही क्वेश्चंस आए हैं, सब के सब वही आए हैं जो हमने किए थे, ठीक है। मैराथन के अंदर या हमारी मॉड्यूल्स के अंदर या किसी ना अपने मॉक टेस्ट के अंदर, किसी ना किसी मीडियम के अंदर जो भी अपने किए हैं उन्हीं में से ही बाकी सारे सब कुछ आए हैं। हर चीज़ का रेफरेंस मैं आपको इसमें बताते हुए चल रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ टू heating coils. When one of the coil is connected to AC source, the water is kettle boil in 10 minutes. When the other coil is used, the water boil uh, in 50 minutes. If both the coils are connected in parallel, the time taken by the same quantity water to boil will be. अब देखो यहाँ पर आपने आपके पास ये मॉड्यूल्स के अंदर देखो, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट का जो पॉइंट है उसके अंदर समझाया गया है कि H बराबर जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है, V²/R/T, ठीक है। ये हीटिंग इफेक्ट का आपका फॉर्मूला होता है। मेरे को टाइम चाहिए होता है, तो इसका देखो मैं डायरेक्ट रिलेशन यूज कर रहा हूँ। 1/T बराबर होता है 1/T1 प्लस 1/T2। ये सुनो, तो पहले वाले के अंदर इसको कितना टाइम लगा, जब एक अकेला कर रहा था तो टाइम लगा 10 मिनट, जब दूसरा अकेला कर रहा था तो टाइम लगा 15 मिनट। ये सुनो, बोलो बात क्लियर हुई क्या। ये एक तरीके से इस तरह से बोल लो कि आपके क्या बोलते हैं वो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसी टाइप का क्वेश्चन मान के चलो, है ना। तो 1/T हो गया। तो दोनों एक साथ अगर करेंगे, भाई एक अकेला करेगा ये वाला तो इसको टाइम 10 मिनट, दूसरा अकेला करेगा तो इसको 15 मिनट। दोनों एक साथ में अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टाइम कितना लगेगा। इसका एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम आपका 30 आ जाएगा, तो 30 ऊपर कितना हो जाएगा 5, तो सोल्व करोगे तो टाइम कितना आ जाएगा 6 सेकेंड आ जाएगा, 6 मिनट आ जाएगा, सॉरी ना, क्योंकि वो भी मिनट में ही चल रहे थे। कितना आ जाएगा 6 मिनट। ये सुनो, बोलो बात क्लियर हुई क्या। सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है पहला वाला, ठीक है। और बिल्कुल यूनिटरी मेथड की तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी इसमें कोई और रॉकेट साइंस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट पे आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। टू वायर ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ हैविंग रेडियस ऑफ 1:2 carries a current of ratio 4:1. The ratio of drift speed of the electron in A and B. ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो निकालना है। देखो ड्रिफ्ट स्पीड जो है अच्छी तरह से आपके मॉड्यूल के अंदर समझाया गया है, इसके फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे अगर मैं बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी डी बराबर I/NE है, I/NE। यानी कि अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो VD1/VD2, VD1/VD2 क्या होना चाहिए बोलो। इनका तो रेशो सेम ही होना चाहिए, I1/I2। और एरिया का रेशो क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, A2/A1। हाँ या ना। अच्छा, A2/A1 क्या हो जाएगा, A2/A1 आपका हो जाएगा π/D2² रेडियस का ले लो या डायमीटर का रेशियो ले लो, जो आपको सही लगे, दोनों का रेशियो सेम ही रहता है। तो इससे आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, VD1/VD2। I1/I2 कितना दिया हुआ है 1/2, ठीक है। नहीं सॉरी 4/1, कितना है 4/1। अच्छा, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा D2/D1। ये D1/D2 है, D2/D1 क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो क्या 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4/1। तो अगेन ये क्या हो जाएगा 4/1। तो क्या आंसर आ जाएगा 16/1। ये सुनो, तो कौन सा आंसर चला जाएगा, डी चला जाएगा इसका आंसर। ये सुनो, आई डोंट थिंक कि ये कोई हार्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है,
मॉड्यूल्स के अंदर और आपके फॉर्मूले वगैरह जो है दिए में, सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन ये उठ के डायरेक्ट आया है। और आगे आ जाओ। पार्टिकल ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड ऑफ 3√2 इन द XY प्लेन अलोंग द Y लाइन इज इक्वल टू Y। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन इज। ठीक है, तो इसमें देखो सिंपल, जिस बंदे को एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है, उसकी डेफिनेशन याद है, उससे ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मॉड्यूल के अंदर आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया हुआ है, और आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, कितना होता है, mvr। ठीक है, r परपेंडिकुलर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद देखो कि भाई पार्टिकल की जो मास कितना है, मास तो है आपका 5, वेलोसिटी कितनी है बोलो भाई, 3√2 ये सुनो। अब यहाँ पर इसने यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 एक लाइन की इक्वेशन यूज की है। क्या यूज की है, लाइन की इक्वेशन। तो थोड़ा सा ये इसमें अपने पास एक्स्ट्रा चीज़ है भाई, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 इस लाइन की इक्वेशन है। तो थोड़ा आपको मैथ्स के अंदर भी आपको पता होगा, मैथ्स के अंदर क्या होता है कि भाई अपने को r क्या है, अपने को r निकालनी है, r यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो लाइन से ओरिजिन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा होगा ना, मैथ्स के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ है ना, तो जीरो को भाई x1 भी जीरो y1 भी जीरो, तो जीरो प्लस सी कितना है 4 अपॉन a का स्क्वायर यानी x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। हाँ है ना, का रूट ओवर कर दो, तो 4 अपॉन √2, तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा r 2√2, तो 2√2 इसके अंदर रख दो। मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 60। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। बोलो बात क्लियर हुई क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगेन ये देखो आपका मॉड्यूल के अंदर ये क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, और ये सॉरी ये एज इट इज क्वेश्चन है। देखो मॉड्यूल के अंदर ये आपका एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल वेक्टर बाय बेस्ड क्वेश्चन है। आपको गिवन है क्वेश्चन कि a प्लस बी, आपको क्या a प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस बी। ये सुनो, तो आपको a और b के बीच में एंगल निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का क्या क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। और माइनस में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये सुनो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस 2ab कोस थीटा उधर आके 4ab कोस थीटा हो जाएगा। बराबर में इधर क्या बच जाएगा 0, तो यहाँ से ये ab तो 0 की तरफ चला जाएगा। ये सुनो, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा क्या, कोस थीटा बराबर 0। थीटा 0 कब होता है, थीटा कब 0 होता है 90 डिग्री पे। ये सुनो, तो 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई क्या, सिंपल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो टफ वाला क्वेश्चन आएगा मैं खुद आपको बोलता जाऊंगा। ठीक है, अभी पिछला वाला क्वेश्चन था उसके अंदर 2 मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हुए थे, आई एग्री अबाउट दिस। ठीक है भाई, एक तो स्ट्रेट लाइन का था कॉन्सेप्ट और एक आपका वो एंगुलर मोमेंटम का, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है भाई, स्ट्रेट लाइन का भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा है। सेकंड चीज आपको ये भी पता है कि क्या बोलते हैं कि वो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला पता है, मॉड्यूल के अंदर गिवन है, तो भगवान का दिया सब कुछ है, तो आराम से हो जाएगा। बोलो भाई आगे चले। अगला देखो, पॉइंट चार्ज प्लस 4q माइनस q प्लस 4q आर केप्ट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखो x बराबर 0, x बराबर a और x बराबर, देखो यहाँ पर एक तो रखा हुआ है कहाँ पर, x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे कितना चार्ज रखा हुआ है प्लस का 4q। a कहाँ पर रखा हुआ है, x बराबर a पे, यहाँ पे कितना रखा हुआ चार्ज, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है माइनस q। अगेन x बराबर 2a, यहाँ पे क्या रखा हुआ है प्लस का 4q। ये सुनो, तो आपको बताना है कि ये चार्जेस रखे हुए हैं, देन इसमें इक्विलिब्रियम के ऊपर कमेंट करनी है। किस पे कमेंट करनी है, इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो इक्विलिब्रियम पे आप क्या करोगे, रैंडमली चाहे 1 1 2 2, अब देखो यहाँ 3 चार्ज होते हैं ना,
हमेशा याद रखो जितने टोटल चार्ज होते हैं ना, उसमें से चाहे एक कम चार्ज को अगर आप इक्विलिब्रियम में कर दोगे तो बाकी को अपने आप होना पड़ेगा। या इसको छोड़ो, इस कॉन्सेप्ट को, आप तो डायरेक्ट दूसरे इन सबसे मैं सिमेट्रिक से बता देता हूँ आपको, है ना। सिंपल सी बात है कि प्लस का 4Q और माइनस का Q। अब देखो ये देखो, इससे सेम डिस्टेंस है ना, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको सॉरी रिपेल क्या अट्रैक्ट करेगा। प्लस का 4Q इधर अट्रैक्ट करेगा, ये भी इधर अट्रैक्ट करेगा। तो क्या ये माइनस Q स्टेबल इक्विलिब्रियम है? ये सो नो, बिल्कुल ये क्या इक्विलिब्रियम है ये सो नो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो 4Q जो है ना, 4Q इस पे भाई इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो 4Q पे अगर 4Q की बात करूं तो 4Q पे कौन कौन लगा रहा है? माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा और प्लस का 4Q इसको रिपेल करेगा। माइनस Q कितना फोर्स लगाएगा बताओ? ये लगाएगा K 4Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। ये सुनो, अगर उतना ही फोर्स ये भी लगा दे, कौन सा? ये वाला प्लस 4Q वाला भी इस पर इतना ही लगा दे, क्योंकि अपोजिट है तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इस पर ये कितना लगाएगा? K 4Q अपॉन 2A का स्क्वायर कितना हो गया? 4A स्क्वायर। 4 से 4 कट गया। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये चार्ज भी आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब इक्विलिब्रियम है, सॉरी ठीक है। स्टेबल की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेबल मतलब कि अभी बाद में बात करता हूँ। ये प्लस का 4Q चार्ज है, तो सिमेट्री से जिस तरह से ये हुआ उसी तरह से ये भी हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गया? अब अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। नन ऑफ चार्ज इज इक्विलिब्रियम, ऑप्शन गलत। तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में, तो ऑल द चार्जेज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एंड ऑल द चार्ज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो बात क्लियर हो गया? स्टेबल और अनस्टेबल का कैसे पता चलता है? स्टेबल और अनस्टेबल का कैसे पता चलता है? इसको थोड़ा सा मूवमेंट दे के दे लो, इसको थोड़ा सा मूवमेंट दे के देख लो। अगर ये अपनी पोजीशन से भाग गया तो ये अनस्टेबल, और अगर उसी डायरेक्शन में वापस आए जहां पर पहले ओरिजिन में था वहीं पे वापस आ जाता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो मान लो इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा अगर इसको शिफ्ट कर दिया तो प्लस 4Q का फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये सुनो, प्लस 4Q का फोर्स बढ़ जाएगा और ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ये अट्रैक्ट करेगा तो इसका फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये इधर चला जाता है। ये सुनो, या मोस्टली एक चीज़ याद रख लो कि मोस्टली अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होते हैं ना वो अनस्टेबल की कंडीशन में आते हैं, और क्या बोल रिपल्सिव फोर्स होते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आते हैं। लेकिन फिर भी चेक करना जरूरी होता है, ठीक है ना। ये अपना क्या बोलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बोल रहा हूँ वो एक ट्रायल है ताकि अपन पता कर सकें। बाकी मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको थोड़ा सा हिला के देख के इसको मूवमेंट दे के देख लो। अगर वहाँ से ये दूर चला जाए तो ये अनस्टेबल, वहीं पे वापस आ जाए तो ये स्टेबल। तो थोड़ा सा अगर इसको डिस्प्लेसमेंट किया तो प्लस 4Q का फोर्स इसके बगल में आ गया तो पास में आ गया, फोर्स बढ़ जाएगा, और अट्रैक्टिव फोर्स है इसका तो ये दूर चला जाएगा तो अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो सेकेंड इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। ए व्हील विद 20 मेटेलिक स्पोक each 1 meter long is rotated with a speed of 120 meter rpm in a plane perpendicular to a magnetic field of 0.4 g. The included EMF between the axis and the rims of the wheel will be। तो देखो इस क्वेश्चन पे, इस टाइप का क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर आपके एक रोड पे आपको मैग्नेटिक वो निकालना है, क्या बोलते हैं EMF निकालना है। इसमें आपको 20 मेटेलिक पे है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी है, इसे फॉर्मूले भी आपको मॉड्यूल के अंदर गिवन है। तो इसका EMF क्या होता है? हाफ B ओमेगा ऑफ L स्क्वायर। ये सुनो, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो तो 20 है ना, इंटू हाफ कितना है? B कितना है? 0.4 इंटू 10 की पावर -4 है ना। और ओमेगा कितना है? ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा आपकी 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो 2 पाई एफ आपकी दी हुई कितनी है? 120 पर मिनट है, तो पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 4 पाई। ओमेगा कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू L स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये सो नो, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर जाएगा D 2.51। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर जाएगा 2.51 इंटू 10 की पावर -4 ऑफ वोल्ट, ठीक है। समझ आइए बात? फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है जो कि आउटर हो या हमने नहीं किया हो, सब वही चीज़ें चल रही है जो हमने अच्छे से
की हुई है। बोलो भाई, बात क्लियर हुई क्या? आगे और चलते हैं आगे। द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन वन कॉइल। दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ, देखो क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी आपको एम कितना दिया हुआ है, इक्वल टू ईएमएफ के इक्वल दिया हुआ है। अच्छा फॉर्मूला देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के अंदर ये दोनों जो था वो पिछला गया था, इसी टाइप ये नीचे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ठीक है, डाटा थोड़े अलग है। ठीक है, बोलो बात समझ आएगा। तो आपको क्या ईएमएफ इजिकल टू या तो सेल्फ इंडक्टेंस भी ले सकते हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ले सकते हो, बराबर डी आई बाई डी टी होता है, हाँ या ना। इसने बोला कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ये दोनों अगर बराबर हो गए तो डी आई बाई डी टी क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा, द करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर। सॉरी, डी आई बाई डी टी तो रेट हो गई ना, तो सेकेंड इसका आंसर जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेकेंड कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। रेट कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई क्या बात? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। ए लेंस हैविंग ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6 हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर। ठीक है, एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.6 है। ठीक है, और इसको जब वाटर के अंदर रिप्लेस कर दिया गया तो इसका फोकल लेंथ पूछा गया, इनिशियल फोकल लेंथ कितना था इसका, 16 सेंटीमीटर था। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? तो कैसे करेंगे, 1/f, जब अपन इसको उसमें रख देते हैं, लिक्विड के अंदर रख देते हैं या किसी सराउंडिंग में रख देते हैं, तो म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, क्या फॉर्मूला होता है, 1/r1 - 1/r2। ये सो नो। अच्छा, ये 1/f1 ले लूँ और 1/f2 जब सराउंडिंग में एयर था तब म्यू ऑफ लेंस -1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ये सो नो। इसको डिवाइड कर दो, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, f2 ऊपर चला जाएगा, f2 अपॉन f1। ये कितना हो जाएगा, म्यू एल अपॉन म्यू एस। लेंस का आपको कितना था, 1.6 अपॉन 1.2 है क्या उसका, सॉरी 1.33 है ना, 1.33, 4/3 है ना वाटर का, -1। ठीक है, अपॉन म्यू ऑफ एल -1, तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 -1। इसको आप सोल्व करोगे, ऊपर वाला हो जाएगा 1.2 - 1 यानी कि 0.20 हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, 0.60। इसको डिवाइड करोगे, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/3। यस और नो। आपको चाहिए f2, तो f2 बराबर आपको क्या चाहिए, f2 बराबर f1 ऑफ 1/3। f1 कितना है, 16 इंटू 1/3, तो f2 कितना आ जाएगा, 5.5 के आसपास आ जाएगा ना, 5.5। बोलो भाई, बात क्लियर हुई क्या? f2 कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत की बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत की बात क्लियर हुआ क्या? ठीक है, और आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द डायमेंशन ऑफ इनवर्स ऑफ लेंथ, लेंथ का इनवर्स कौन सा है? ठीक है, ये डायरेक्ट ही आपका उसमें है, डायरेक्ट ही मॉड्यूल के अंदर रखा हुआ है ना, अच्छे से बिल्कुल सभी को याद होगा, ये रिडबर्ग कांस्टेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। स्टोन इज थ्रोवन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड from a bridge in the vertical upward direction. It's fall into a water after 2 seconds. The height of bridge. देखो सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन इस टाइप के रिपीट हुए हैं मॉड्यूल के अंदर, आपको पास ऐसा क्वेश्चन आप देखने को मिल जाएगा ऐसे रिलेटेड, मतलब कि ये मोशन ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, मोशन ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो मोशन ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के अंदर खूब भरे पड़े हैं। ठीक है, तो एस इजिकल टू ये आपने सुना होगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो इसने बोला कि स्टोन जो है उसको ऊपर फेंका 4.9 मीटर पर सेकेंड से।
ठीक है, और ऊपर जाकर के ये नीचे आ गया 2 सेकंड के अंदर। तो टाइम इसको लगा 2 सेकंड। इनिशियल स्पीड कितनी है 4.9, मुझे हाइट निकालनी है, एस निकालनी है। तो कितना हो जाएगा 4.9 इंटू टाइम कितना है 2 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना ले लूँ 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। ये सही है, कैंसिल हो गया। ये माइनस में जाएगा, यस और नो, ये क्या जाएगा माइनस में। और क्योंकि अगर आप मान लो कि नीचे की डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसका उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर आप प्लस लेते हो या फिर इसको प्लस ले लो चाहिए। ठीक है, जैसे किसी के ऊपर प्लस की आदत है तो प्लस ऑफ 4.9 और एक्सेलरेशन नीचे है ना, तो जी हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ जी ऑफ दिस। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 9.8 मीटर। आपको तो डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है मैग्नीट्यूड, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत की बात? गुड, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट वन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल के अंदर भी है, मॉक टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, और सेम क्वेश्चन मैंने आपके मैराथन में भी लिए। ये क्वेश्चन ये 2-3 जगह आपको मैं दिखा चुका हूँ। ठीक है, बोलो बात क्लियर हुई क्या? डिस्कशन कर लेते हैं इसको। तो ये बोल रहा है कि ग्रेविटेशन जो है ना, जी जो है, इसने बोला कि जी जो है उसकी वैल्यू द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज जी। सरफेस पे एक्सेलरेशन जो है वो जी है, और अगर डायमीटर इसको रिड्यूस करके आधा कर दिया जाए, मास को बिना चेंज किए डायमीटर को अगर आधा कर दिया जाए तो नया जी डैश क्या आएगा? तो जी डैश बराबर मैं ऐसे मान लेता हूँ जी एम अपॉन आर नोट स्क्वायर ले लेता हूँ। ये सो नो क्या ले लेता हूँ आर नोट स्क्वायर। तो जी डैश बराबर, अच्छा जी कितना है, जी आपका होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। ये सो नो, तो जी है मास रेडियस का चेंज भाई, मास इसका चेंज नहीं है क्या अर्थ, और रेडियस कितनी हो गई आर नोट कितनी हो गई भाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का आर बाई 2 का होल स्क्वायर ऊपर आके 4 हो जाएगा, 4 जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये सो नो, ये क्या हो जाएगा स्मॉल जी। तो जी डैश आपका कितना हो जाएगा 4g। जी डैश कितना हो जाएगा 4g। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है यार, इससे ज़्यादा क्या सिंपल क्या एक्सपेक्ट करोगे? ठीक है, और वो भी वो चीज़ें जो हमने की हुई है, वो जो की हुई है ना उसी से अपने को क्वेश्चन करने को मिल रहा है। ठीक है, और आगे आ जाओ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर देखो, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज शेयर्ड बाय ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द मेटल्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉन्ट्राडिक्शन आता है वेव थ्योरी के अंदर और पार्टिकल नेचर थ्योरी के अंदर। ये सुनो, तो पार्टिकल नेचर इसको एक्सेप्ट करता है और वेव थ्योरी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 12 होगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। इनमें से सेम डायमेंशन किसके हो जाएंगे? तो डायमेंशन क्या निकालने के लिए क्या करोगे, इन सबके अलग अलग आप निकालोगे। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो डायमेंशन लेस रहता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वैसे भी हट गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी डायमेंशन होती है। तो अगर आप निकालोगे तो एक तो एनर्जी की डेंसिटी की, देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी क्या हो गई m1L2T-2 अपॉन L की पावर 3। तो इसकी हो जाएगी m1L की पावर -1 T की पावर -2। ऐसे ही यंग्स मॉडुलस की भी आप करोगे ना, तो यंग्स मॉडुलस में क्या हो जाएगा F/A स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, ये सोनो। तो ये तो यूनिट लेस हो गया, किस पे डिपेंड करा है F/A पे। तो F की क्या हो गई m1L1T-2 अपॉन L2। तो ये से ये करके L आ गया, तो इसकी भी क्या हो जाएगी m1L-1 T की पावर -2। ये सोनो, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका एनर्जी डेंसिटी एंड आपका यंग्स मॉडुलस, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ। तो सी आंसर आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा।
बोलो भाई, बात क्लियर हुई क्या? आगे और देखो, ए बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 500 ग्राम है, इसको ऊपर थ्रो किया गया किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आ रही के बात? एक बॉडी है जिसका मास है 500 ग्राम, इसको ऊपर थ्रो किया वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये वापस 20 सेकंड में नीचे आ जाती है। 20 सेकंड में नीचे आने का मतलब, इस पेन को मैंने ऊपर फेंका, ये 20 सेकंड में वापस नीचे आ गया, तो ये इस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना गिवन है, 20 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है, 2u/g। वर्टिकल मोशन के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u/g। समझ में आई क्या बात, 2u/g हो जाएगा, तो बराबर 20 रख दो, यस और नो। तो यहाँ से आपको क्या है कि आपको पहले भाई, अब आपको वेट निकालना है। किसी अलग प्लेनेट पे है, ये अर्थ की बात नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता कौन से प्लेनेट पे है, बट उसका मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता, अर्थ की बात नहीं कर रहा। तो मेरे को इसने इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 20 दे रखी है, तो 2 × 20/g बराबर 20। तो यहाँ से g कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या अब मैं वेट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल वेट निकाल सकता हूँ। वेट कितना हो जाएगा मेरा, mg। m कितना है, 500 है ना, ये ग्राम में चेंज करने के लिए नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 2, तो ये भी 1000, नीचे भी 1000, कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। कितना आ जाएगा वेट, 1 न्यूटन। कौन सा आंसर आ जाएगा, डी हो जाएगा इसका। बोलो भाई, बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका जो आपकी रेफरेंस बुक है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूले भी गिवन है, इसके कितने क्वेश्चन इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो हमने किया है उसी के अंदर से आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 62 दे सकते हो। अपने वाले में इसमें 3 लेंस है, इसमें सिर्फ 2 ही लेंस है। बोलो, बात क्लियर हुई क्या? अपने वाले में इसमें 3 लेंस है, इसमें केवल 2 ही लेंस है। तो जो 3 कर सकता है वो तो 2 तो आराम से कर सकता है, यस और नो। तो 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड -40 सेंटीमीटर आर हेल्ड इन कॉन्टैक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, द इमेज विल बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन इज। तो आपको बोल रहा कि 2 थिन लेंसेज हैं, एक की तो फोकल लेंथ क्या है, एक की तो फोकल लेंथ है, आप देखो, एक की तो फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर है ना, और एक की कितनी है, f1 को मैं ले लूँ 20 सेंटीमीटर, f2 कितनी है, -40 सेंटीमीटर। बोलो, बात क्लियर हुई क्या? अच्छा, तो आपको पहले तो क्या निकालना, इनका कॉम्बिनेशन निकालने के लिए सबसे पहले 1/f वाला फॉर्मूला लगा दो। तो 1/20 - 1/40, इसको सोल्व करोगे तो प्लस का 1/40 आ जाएगा, यस और नो। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर पर, यस और नो। इस सिस्टम की भाई, सॉरी, इस कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब इसको इमेज कहाँ पे चाहिए, इसको, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो कहाँ पर इमेज बन जाएगी, फोकस कितना है, प्लस का 40, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, क्लियर है? आगे चलो। 2 चार्जिंग conducting sphere of radial A and B are connected to each other by a conducting sphere wire this। सेम टू सेम देखो, इस टाइप का आपको क्वेश्चन आपको इसमें मॉड्यूल के अंदर है इसी टाइप का। तो इनमें क्या होता है, इन दोनों को जब भी आप वायर से कनेक्ट करते हो तो क्या सेम हो जाता है इनका वोल्टेज। मान लो इस पे चार्ज Q1 है, मान लो चार्ज इस पे Q2 है, इसकी रेडियस को A मान लो और इसकी रेडियस को B मान लो, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, बोलो भाई, इसका वोल्टेज हो जाएगा KQ/A, KQ1/A। दूसरे क्या हो जाएगा, KQ2/B। आपको क्या चाहिए, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ द 2 स्पेयर। तो Q1/Q2 कितना हो जाएगा, A/B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A/B, बी आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आई क्या बात?
इस टाइप का क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के अंदर है। इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूले आपको मैंने खूब बता रखे हैं। इस टाइप के कॉन्सेप्ट की दो वायर को कनेक्ट करने पे पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, ये भी मैंने बता रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज ग्रेटर देन दैट इज ईएमएफ। अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट देखो आपको इस टाइप का जो आपके मॉड्यूल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल के अंदर भी आपको गिवन है, एग्जांपल्स के अंदर गिवन है। ठीक है, और ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें एक्सप्लेन किया गया, और इसमें ये भी ऐसा समझाया गया है कि जब उसको चार्ज करते हैं, जब क्या बोलते हैं बैटरी को चार्ज करते हैं, तो वो कितना होता था, ईएमएफ ई प्लस आई आर होता है, और डिस्चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, ई माइनस आई आर। तो आपको अगर चाहिए कि ईएमएफ बड़ा हो भाई, इसने बोला कि ईएमएफ जो है ना, जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये क्या होते हैं, ये टर्मिनल वोल्टेज होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है ये। तो अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा चाहिए तो कौन सा केस आ जाएगा, ये चार्जिंग का केस। वोल्टेज अगर बड़ा है ईएमएफ तो यानी कि ई प्लस आई आर वाला ही केस होगा। तो ये कब होता है चार्जिंग के अंदर, ये सुनो, तो बीइंग चार्ज आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई। ए हैवी स्टेबल न्यूक्लियस हैज मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के अंदर भी दिया हुआ है बिल्कुल। ठीक है, तो हेवियर जो, अब आपको पता है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो आपको पता है कि अगर स्टेबल आपको न्यूक्लियस को स्टेबल बनाना है तो उनके बीच के फोर्सेस जो है ना वो कम होने चाहिए। अगर न्यूक्लियस को स्टेबल बनाना है तो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, उनके बीच में फोर्सेस कम होना चाहिए। वो फोर्स कब कम होंगे, जब उसके अंदर क्या हो, न्यूट्रॉन ज़्यादा हो। न्यूट्रॉन ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा भाई, प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन, यस और नो। तो हैवी स्टेबल न्यूक्लियस मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, दिस इज बिकॉज क्या आ जाएगा, दिस इज बिकॉज न्यूट्रॉन आर हैवियर, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रोटॉन इज रिपल्सिव, सी आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि उनका रिपल्सिव फोर्स होता है इसीलिए। ठीक है, आगे आ जाओ। द एंगल बिटवीन, वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, वेक्टर कॉन्सेप्ट पे, और तो देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें गिवन है, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन है, सिर्फ डाटा चेंज हो रहा है, सिर्फ डाटा चेंज हो रहा है। तो वेक्टर क्या है आपका, 2i कैप यानी एक्सिस पे 2, और 3j कैप यानी y पे 3। ये सुनो, तो ये एंगल पूछा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y बाई एक्स यानी 3/2। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 3/2। बोलो भाई, बात क्लियर हुई क्या, सिंपल। अगला देखो, टू गैसेज आर एट एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एंड 350 केल्विन रेस्पेक्टिवली। तो आपसे बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बोलना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बता दो। तो देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखो मॉड्यूल के अंदर है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, K1/K2। अगर आपको पता है मॉड्यूल के अंदर आपको ये मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के, ये सो नो। तो K1/K2 इज इक्वल टू T1/T2 हो जाएगा। T1 कितना है यहाँ पे देखना, ये गौर करना, यहाँ पे T1 कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, केल्विन में चेंज करेंगे तो 30 प्लस 273 करेंगे क्या, तो कितना जाएगा 303। दूसरा कितना है भाई 350, दूसरा कितना है 350, तो 350 इन दोनों को डिवाइड करोगे तो लगभग ये आपका 6:7 आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, आगे चलें। A capacitor is charged by connecting a battery across its plates. It store energy U. Now the battery is, देखो इस टाइप के भरे पड़े हैं क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन दिए मैं। ठीक है, और मैराथन में भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया था स्पेशली, उसके अंदर क्या बोलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर देखो कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग बैटरी अक्रॉस इट्स प्लेट, इट्स स्टोर एनर्जी इज यू। तो पहले देखो एक कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया,
ठीक है। कैपेसिटर को अगर आपने चार्ज कर दिया किसी V वोल्ट से, तो C है, ये V है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ CV²। क्या यही U है? उसके बाद में इसको हटा करके क्या कर दिया, इसको एक दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया। अब आपको पता है कि जब दूसरे कैपेसिटर से जोड़ते हैं तो दूसरा कैपेसिटर जो है वो तो अभी डिस्चार्ज है। तो मैंने आपको ये कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला भी पढ़ाया था, मैराथन में बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, हाँ या ना? तो पहले वाले का कैपेसिटेंस C ले लूँ, वोल्टेज V ले लूँ, दूसरे का वोल्टेज 0 है, तो अपॉन C1 प्लस C2 2C हो जाएगा। तो कॉमन वोल्टेज कितना आ जाएगा? कॉमन वोल्टेज आ जाएगा V/2, हाँ या ना? तो इस केस में दोनों का V/2 कॉमन वोल्टेज हो जाएगा, इसका भी V/2 और इसका भी V/2। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब U डैश कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ C ऑफ उसका वोल्टेज तो V/2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? और दूसरे का भी इतना ही होगा, इंटू 2 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, इसे 2 करके हाफ, इसको सोल्व करोगे ना आप, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ हाफ CV²। ये हाफ CV² क्या है? ये U, तो U डैश आपका क्या आ जाएगा? U/2। U डैश क्या हो जाएगा? U/2 हो जाएगा। बोलो, बात समझ आएगा? सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी हमने किया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, मतलब कि ऐसा है ही नहीं कि कोई सा भी ऐसा अभी तक मेरे को तो मिला नहीं है, ठीक है, जो अपने इस टाइप का देखा ही नहीं हो, या आपने खुद ने नहीं किया हो, या आपने मेरे साथ स्क्रीन पर नहीं किया हो, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं मिला अभी तक तो मेरे को। कहीं ना कहीं फॉर्मूला इंटरेक्ट उसके साथ हुआ है या वैल्यू चेंज हुई है, बट आया हमारे सामने ज़रूर है, ठीक है। आगे और आ जाओ भाई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। देखो, सेम डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, यस और नो? अच्छा, तो आपको पूछ रहा है, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ये लॉरेंस फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपको मॉड्यूल के अंदर आपको दिखने को मिलेगा, ये इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ जब काम करें, उस केस के अंदर हमेशा याद रखो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ये सुनो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इसकी वेलोसिटी को कम कर देगी। देखो, लॉरेंस फोर्स में एक तो QE है ना, तो QE जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो किधर लगेगा? अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन, सॉरी अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए मैंने इसे लिख दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? ये लगता है QV क्रॉस B लगता है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि वेलोसिटी जो है ना, अगर पैरेलल हो जाए भाई, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों पैरेलल हो जाए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? यहाँ साइन 0 होता है, एंगल कितना हो गया? साइन 0। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का कितना हो गया? 0 हो गया। तो यानी अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फोर्स तो कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? C, वेलोसिटी विल डिक्रीज। बोलो, आगे बात समझ में आएगा? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मास M इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अवे फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन, द एंगुलर मोमेंटम विल एक्सपेक्ट टू। अगेन एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, सॉरी मास जो मूव कर रहा है इन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मास जो मूव कर रहा है वो एक्सिस के पैरेलल में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्सिस के पैरेलल में मूव कर रहा है, तो वही आपका अभी मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MV/r परपेंडिकुलर, हाँ या ना। तो R परपेंडिकुलर फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, मास भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा, यस और नो? एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, ठीक है। सब कुछ डायरेक्टली फॉर्मूले से बेस्ट क्वेश्चन है आपका। आगे और चलते हैं। देखो
द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। देखो ये आपकी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा रिलेशन आपको दिया हुआ है इस तरह से कि डिस्टेंस जो है क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस प्रोपोर्शनल हटाने पे शुरू से क्या आता है, कोई कांस्टेंट। अब आपको चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का देखो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। क्या, किस तरह से, डी एस बाई डी टी करके ट्वाइस ऑफ के ऑफ टी, हाँ है ना। ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डी वी बाई डी टी क्या आ गया, ये क्या आ गया टू वाइस ऑफ के। ये सुनो भाई, ये तो एक्सेलरेशन है ना, ये क्या आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी बराबर ट्वाइस ऑफ के। तो ये क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, क्या आ गया ये कॉन्स्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आएगी, सिंपल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्टेंस टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रिलेशन लिखा, डिफरेंशिएट किया, आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका, रिमेन कांस्टेंट, ए इसका आंसर आ जाएगा। आगे फिर चलो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड, इस टाइप का देखो, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन है आपको। तो इसमें क्या बोला, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल ऑफ इक्वल मासेस, इसमें मास दोनों को इक्वल दिया हमें, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इक्वल करना है, ठीक है। नहीं सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको रेशियो बताना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड का होता है आपका 7/5 2/5 mr² है ना, क्या होता है 2/5 ऑफ mr²। और होलो का क्या होता है, ये होता है 2/3 ऑफ mr²। दोनों को डिवाइड दे दो, ठीक है। अच्छा सॉरी, रेडियस का रेशियो पूछा ना, उल्टा लिख दिया, वापस देख लो भाई। इसने रेडियस का रेशियो पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम दिया हुआ है ना, तो दोनों को सेम ही कर देता हूँ, फिर रेडियस का रेशियो निकालने के लिए 2/5 mr1 का स्क्वायर बराबर 2/3 mr ऑफ 2 का स्क्वायर। ये सुनो, दोनों को कैंसिल कर दो, r1/r2 क्या जाएगा, √5/√3। सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दोनों को इक्वल दिया हुआ है, मासेज भी इक्वल दिया हुआ है, तो दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल कर दो, रेडियस का रेशियो आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या, आगे चलो। इन ए 2 डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी ट्रू। बोलो बात समझ में आएगा, सिंपल वही देखो उसी टाइप का क्वेश्चन। ये इसकी आपको अगर देखो इसको समझना है तो सर्कुलर का एक एग्जांपल ले लो। सर्कुलर में क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो रहता है वो 0 रहता है, कांस्टेंट अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, और क्या रहता है केवल रेडियल यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यानी प्लेन का एग्जांपल हो गया, इसलिए द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नेसेसरी इन द प्लेन ऑफ द मोशन। बोलो बात समझ में आएगा, बोलो बात क्लियर हो गया। यानी कि अगर 2 डायमेंशन मोशन होगा और उसके अंदर इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हमेशा ही प्लेन के अंदर रहेगा, ठीक है। अगला देखो, 2 H एटम इन द ग्राउंड स्टेट कोलाइड, ग्राउंड स्टेट के अंदर 2 H एटम हाइड्रोजन एटम है वो कोलाइड करते हैं इनइलास्टिकली कोलाइड करते हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट बाय विच देयर कॉम्बिनेशन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी का गैप मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी का गैप कितना हो जाएगा, बोलो भाई। हाइड्रोजन एटम के अंदर, ये बोर मॉडल के अंदर है, मॉड्यूल के अंदर भी इसका आपको गिवन है। तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बराबर डेल्टा के मैक्सिमम ई फाइनल मान लो भाई, ग्राउंड स्टेट से आपका किस में गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, तो उसमें कितने होती है -3.40, माइनस ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है -13.69,
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। गैप कितना हो गया 10.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे आ जाओ। एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर द एस्केपिंग अर्थ एटमोस्फियर, ठीक है। तो ये सिंपल देखो, ये क्वेश्चन इसके अंदर आपको BM के भी मॉड्यूल की रेफरेंस की जरूरत नहीं होगी। ये जनरल हर जगह हर बुक के अंदर आपको मिलता है, और बेसिक क्वेश्चन मतलब बेसिक आपका वो है। तो आप 3RT अपॉन m, यही तो होती है VRMS स्पीड। समझ में आई क्या बात? बेसिक VRMS का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, इससे आपको एक तो क्या है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इससे आपको टेम्परेचर और मास का रेशियो सेम कर दो, यानी टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपन मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बराबर टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपन मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यस और नो? दोनों की मास को रेशियो ले लो, T ऑफ H अपॉन T ऑफ O बराबर मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ से आपका टेम्परेचर हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, इसका आपका एट व्हाट टेम्परेचर जब एस्केप अर्थ एटमोस्फियर, तो RMS स्पीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जस्ट, इसमें थोड़ी सी एरर मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसका टेम्परेचर आई थिंक आपको इसमें गिवन था 47 डिग्री के आसपास था, 47 डिग्री आसपास था ये, है ना। तो ये इसको अगर आप रखोगे तो ये मतलब कि 320 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसको रखोगे तो 20 के केल्विन, 20 के केल्विन है ना। 20 के केल्विन को अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस का 253 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, बात क्लियर हुई क्या? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरीज करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसको बेंड कर दिया गया सर्कुलर फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का देखो इसमें इस टाइप का आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल सकता है, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर इसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है, I इंटू ए, क्या होता है I इंटू ए, ये सुनो। अब एक लेंथ, कोई भी लेंथ वाला जो वायर था जिसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी 2 मीटर, इसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया। सर्कल में कन्वर्ट करने पर यानी उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए भाई, सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2πr। तो लेंथ और सर्कमफेरेंस तो बराबर ही होगी ना, लेंथ और सर्कमफेरेंस बराबर होगी। तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी 1/π। मुझे क्या चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट में I कितना है मेरा 1 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 1/π का स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा पाई इंटू 1/π स्क्वायर, कैंसिल होकर के 1/π आ जाएगा। यही मैग्नेटिक मोमेंट इसमें आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। बोलो भाई आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आगे देखो। द प्रेशर P ऑफ गैस, क्वेश्चन क्या बोल रहे देखो, द प्रेशर P ऑफ गैस एंड इट्स मेन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट। ये भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। प्रेशर का क्या रिलेशन होता है बोलो भाई, मैं नहीं बोलूंगा आप बोलोगे, क्या यही होता है, ये सुनो। अच्छा, इसको अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2 इंटू रो V स्क्वायर हो जाएगा क्या, हाँ या ना। ये क्या है आपकी, ये क्या होती है एनर्जी होती है ना, अरे बोलो ये एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर और इसका रिलेशन क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ E हो जाएगा। क्या सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यस और नो। सिंपल, आपको इसका प्रेशर का फॉर्मूला अगर याद है, इसको 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये एनर्जी बना दो तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E हो जाएगा, ठीक है। और चलो आगे आगे और चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन, इनमें से सबका सबसे सेम डायमेंशन किसका होगा, ठीक है।
वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के अंदर भी खूब सारे मिल जाएंगे, लेकिन इससे टाइम पास क्वेश्चन मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। सबसे टाइम पास क्वेश्चन है, इसको आपको पता है मोमेंटम और मोमेंटम, अरे इतनी बार आपने अच्छे से पढ़ा है यार, मोमेंटम और इम्पल्स दोनों एक ही तो चीज़ होती है, एक से तो निकलते हैं ना, दोनों का क्या हो जाएगा, डायमेंशन सेम हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंटम और इम्पल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, मतलब अच्छा है, मतलब क्या है अच्छा है तो क्या ही बोलूँ, मतलब हाँ 2-3 प्रेशर जोड़ने पड़ रहे हैं थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। तो ये बोल रहे हैं इन बबल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इन वाटर इज एट डेप्थ ऑफ सम इज एट सम डेप्थ। मान लो कि यहाँ से एच डेप्थ ले लो, एच डेप्थ के ऊपर एक बबल है, यस और नो, क्या ये एयर बबल है, तो एयर बबल है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको पी नोट गिवन है, और डेप्थ जो है वो एच डेप्थ के अंदर है ये, और डेंसिटी आपको डी दी हुई है, और टी क्या है इसकी, इसकी सरफेस टेंशन है, यस और नो। तो आपको बताना प्रेशर बताना, टोटल प्रेशर बताना है। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, आप बर्नौली इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट वगैरह या सम ऑफ द प्रेशर आपको पता है कि कितना होता है। टोटल प्रेशर 3, प्रेशर किस किस की वजह से आएगा, एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से आएगा, कितना आएगा पी नोट। दूसरा प्रेशर किसकी वजह से आएगा, हाइट की वजह से, किसकी वजह से, हाइट की वजह से, हाइट डेंसिटी क्या है डी जी ऑफ एच। और तीसरा किसकी वजह से आएगा, तीसरा एयर बबल की खुद की वजह से आता है ना, याद करो, एक तो सोप का बबल था और एक एयर का बबल था। सोप के बबल में कितनी होती थी 40/R, ये कौन सा बबल है, एयर का बबल, इसमें कितनी होती है 2T/R। बस तीनों के प्रेशर लिखने यार, और क्या ही करेंगे बताओ, प्रेशर तीनों के लिख दो, सम का सम कर दो, खत्म बात, और कुछ ही नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। और आगे आ जाओ भाई, ए स्मॉल होल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 mm square is presented near the bottom of the fully filled open tank of height 1 meter taking g is equal to 10 meter per second square, the rate of flow of water through the I flux। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मॉक टेस्ट के अंदर, और क्या बोलते हैं कि जो एक दो जो अपने डिस्कस किए थे पेपर, उनके अंदर आपको एक क्वेश्चन था इसका। देखो कैसे करते हैं इसको, ए स्मॉल होल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सबसे पहले तो देखो ये याद रखो कि भाई मान लो कि यहाँ से छोटा सा एक होल कर दिया, छोटा सा यहाँ पे होल कर दिया, तो यहाँ पे मेरे को जो आपको निकालनी क्या है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है v इंटू एरिया, स्पीड इंटू एरिया। स्पीड क्या है √2gh, स्पीड क्या है √2gh, ठीक है ना। अब इसका एरिया तो आपको हाइट गिवन है कि इसमें g आपका 10 है, ठीक है। तो स्मॉल होल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 mm प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर दी हुई है, हाइट कितनी है 1 मीटर, तो स्पीड क्या हो जाएगी 2 इंटू जी कितना है 10, यस और नो। तो क्यू कितना हो जाएगा √20 इंटू 2 mm बोले तो 10 की पावर -3, यस और नो। इसको अगर आप मल्टीप्लाई वगैरह करके निकालोगे तो ये लगभग आ जाएगा 8.9 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड। सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूले याद हो तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मैंने आपको जो कल का अपना लास्ट का जो सेशन था उसके अंदर मैंने आपको जब क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले जिसको याद हैं उसके क्वेश्चन 100% बनेंगे। आगे आ जाओ भाई, दूसरा, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर विद ए ट्यूब लेंथ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें मॉड्यूल के अंदर 2-3 क्वेश्चन है, इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर ऐसे 2-3 क्वेश्चन है। आपको निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन, सिंपल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो, ट्यूब लेंथ अपॉन एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू कैपिटल डी अपॉन एफ ई। ट्यूब लेंथ इसमें कितनी गिवन है, ट्यूब लेंथ आपकी गिवन है 20, ठीक है, और एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी है 1 है, इंटू डी कितनी होती है 25, एफ ऑफ ई कितनी है, आई पीस का देखो ये रहा, आई पीस का कितना 2 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू दिस, कितनी आ जाएगी 250 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 250। सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 250 यानी ए इसका आंसर हो जाएगा।
बोलो बात समझ आई। आगे देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड विद ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m आफ्टर कोलिजन द स्टिक टुगेदर कंटिन्यू टू मूव टुगेदर विद वेलोसिटी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कम से कम 3 4 5 मिल जाएंगे। मॉड्यूल के अंदर खूब सारे क्वेश्चन है। बोलो बात समझ आ रही है क्या। तो कैसे करेंगे, मोमेंटम के अंदर कराएंगे और क्या, मोमेंटम के अंदर कराएंगे ना। बोलो भाई मॉक टेस्ट में भी तो ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो मोमेंटम पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। तो पी इनिशियल में एक का मास m था, वेलोसिटी v थी, दूसरे का मास 2m था लेकिन वो रेस्ट पे था। बाद में दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, तो m ऑफ v की भी v डैश हो गई और 2m की भी v डैश हो गई। ये सुनो, तो mv बराबर 3m ऑफ v डैश हो गई क्या। तो यहां से v डैश कितनी आ गई, v डैश कितनी होगी बोलो भाई, v/3 हो जाएगी, v/3। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला। क्लियर हुई क्या बात। आगे और चलो, क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, द मोबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स सिंस इलेक्ट्रॉन आर। भाई इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल्स की कंपेयर में, क्यों, सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स लाइटर होते हैं। कंडक्टर, इनकी प्रॉपर्टीज में आप देख लो, डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डायरेक्ट आपको वर्बली जो क्वेश्चंस है, जो डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेसिस वो क्वेश्चन है ये। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लाइटर, इसलिए इनकी ज़्यादा होती है। अगला देखो, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर इंक्रीज बाय 35%, द रेजिस्टेंस चेंज बाय ए फैक्टर ऑफ 3, द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेमीटर चेंज बाय फैक्टर ऑफ। तो देखो आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। ये सुनो, बोलो बात समझ आएगा। तो बोल रहा करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर इंक्रीज बाय 35%। मान लो कि पहले आपका 100 था, तो उसमें 35% और ऐड हो गया, तो कितना हो गया 135%, यानी 1.35 हो गया। ये सुनो, ये पहले इनिशियल था, सेकेंडरी के अंदर मैं बात करूं तो कितना हो गया 1.35 ऑफ इनिशियल। ये सुनो, अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया बोलो भाई, 3R हो गया। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी, VS2 की वैल्यू पूछ रहा है। दोनों को डिवाइड कर दो भाई, दोनों को डिवाइड करोगे तो S1R, ये S1R कैंसिल, V ऑफ S1 बाई V ऑफ S2 बराबर कितना हो जाएगा 3/1.35। ये सुनो, तो V ऑफ S2 क्या हो जाएगा, V ऑफ S1 इंटू 1.35/3। ये सुनो, इसको सोल्व आप करोगे, यानी इसका रेशियो निकाल लो आप तो, है ना, 2/VS 1.35 ये 45% के आसपास आएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा 45%। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी गैल्वेमीटर चेंज, आपको चेंज पूछ रहा है कितना हुआ, कितना 45, तो चेंज यानी 100 से 45, तो चेंज कितना हो गया 55%। 100 से 45 यानी कि 55%। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी हो जाएगा। आगे देखो, इन द मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर द करंट सेंसिटिविटी, डायरेक्ट फॉर्मूला यार, डायरेक्ट आपके फॉर्मूला गिवन है, बुक के अंदर फॉर्मूला गिवन है, इससे डायरेक्ट क्या होगा, डी हो जाएगा NAB/K। अगला देखो, RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन 47 डिग्री। ठीक है, ये आपका सेकेंड टाइम अभी मैंने किया था, सेकेंड टाइम रिपीट हुआ ये, तो -253 इसका आंसर आ जाएगा। 2 प्लेट आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 10 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके अभी फर्स्ट वाला जो पेपर था उसमें भी क्वेश्चन आया था, सेकेंड वाले में भी यही आ रहा है। ठीक है, आपके डायरेक्ट मॉड्यूल के अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, V/D, V/D। तो V कितना है 10.1, D कितना है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब मीटर में ऐसा यूनिट में लेता है ना, ये सुनो, तो सेंटीमीटर का मतलब 10⁻²। ये सुनो 10⁻², यही लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 1000 न्यूटन पर कूलम, कितनी हो जाएगी 1000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, वी हैव एड
7 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2.4 इंटू 10⁻⁻4 विद रिगार्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो भाई इनको आप ऐड करोगे 7.0 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2.4 इंटू 10⁻⁻4। पहले इनको माइनस, इनको पावर को सही कर लेते हैं। तो 7.0 इंटू 10⁻⁻6 इसको लिख देता हूँ मैं 240 10⁻⁻6 10⁻⁻6 को कॉमन ले लूँगा 247 10⁻⁻6 हो जाएगा। सिग्निफिकेंट उसके जितने होने चाहिए, तो 2 डिजिट तक 2.47 10⁻⁻4 हो गया। इसका फिर अपन राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4। यस और नो? तो कौन सा इसका हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी। बोलो भाई, बात समझ आएगा? क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी। तो इस टाइप से इसके जो भी क्वेश्चन है वो अपने डिस्कस किए, और पेपर डिस्कस करने के बाद ये हमें हम इसी कंक्लूजन पहुंचे कि क्वेश्चन जो आए हैं हमारे पास, जो भी हमने किए मोस्टली सारे उसी के अंदर से हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर जरूर कुछ टफ क्वेश्चन थे, बट सेकंड वाले के अंदर इतने टफ भी नहीं थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन टफ होने भी चाहिए ताकि वो डिफरेंस क्रिएट कर सके। लेकिन कहने का मतलब हमने जो किया है सब कुछ उसी चीज़ के अंदर से हुआ है। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट का जो पेपर है वो बहुत बेस्ट हुआ है, ठीक है। और आई विश दैट आपका रिजल्ट जो है वो बहुत बेस्ट रहे, ठीक है। थैंक यू।